नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की इस सीरीज में हम पार्लियामेंट यानी संसद का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और संसद के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद की कार्यवाही। और संसद की कार्यवाही में हम पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जो बिल है वो कैसे पास होते हैं संसद में और बिल कैसे कौन कौन से होते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था साधारण विधेयक या ऑर्डिनरी बिल। आज हम पढ़ेंगे जो फाइनेंशियल बिल होते हैं यानी वित्त विधेयक जो होते हैं हमारी संसद में जो पास किए जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो फाइनेंस बिल है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब देखो 3 कैटेगरी कौन सी है। सबसे पहले है मनी बिल। मनी बिल जिसको धन विधेयक बोलते हैं, धन विधेयक। ठीक है, ये है आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में जो भी प्रोविजन दिए हुए हैं वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे किस में आते हैं? वो मनी बिल या धन विधेयक में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है फाइनेंशियल बिल टाइप 1। टाइप 1, ठीक है, वित्त विधेयक प्रकार 1। वित्त विधेयक प्रकार 1, ये क्या है? इसमें प्रोविजन ऑफ आर्टिकल, ये सबसे पहले किस आर्टिकल में दिया हुआ है, यही देख लेते हैं एक बार। प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1010, अनुच्छेद 110 के प्रावधान। या मैटर्स कर लो, ठीक है, विषय ऐसे कर लेते इसको। तो सबसे पहले एक इसमें दिया हुआ है, ये दिए हुए हैं आर्टिकल 117 क्लोज 1। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें है मैटर्स इन आर्टिकल 1010 यानी अनुच्छेद 110 के विषय, जो विषय एक अनुच्छेद 110 में है प्लस अदर मैटर्स, अन्य विषय। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 117 क्लोज 1 में क्या दिया हुआ है? फाइनेंशियल बिल टाइप 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल बिल टाइप 2। टाइप 2, ठीक है, यानी वित्त विधेयक प्रकार 2। ये किसमें है? ये है आर्टिकल 117 क्लोज 3 में। इसमें आर्टिकल 117 क्लोज 3 में, और इसमें सारे के सारे वो प्रोविजन आते हैं जो एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि से जो व्यय किए जाते हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं? फाइनेंशियल बिल टाइप 3 में आते हैं। ठीक है, यानी प्रोविजंस रिलेटेड टू, इसमें क्या आएंगे? प्रोविजंस related to the expenditure from consolidated fund of India, consolidated fund of India। ठीक है, यानी भारत की संचित निधि से, संचित निधि से व्यय के प्रावधान सारे के सारे किसमें आएंगे? ये आएंगे फाइनेंशियल बिल टाइप 2 यानी वित्त विधेयक प्रकार 2। और ये किसमें है? आर्टिकल 117 क्लोज 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 117 क्लोज 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है। अब हम सबसे पहले देखेंगे मनी बिल के बारे में यानी धन विधेयक के बारे में देखेंगे, इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो तीनों प्रकार को पढ़ेंगे अलग अलग से। ये दो इतने वो भी नहीं है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है दोनों, लेकिन मनी बिल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और लेंथी भी है।
इन दोनों के आर्टिकल जरूर याद रखना, 117 क्लोज 1 और 117 क्लोज 3 में दिए हुए हैं ये। तो आइए अब देखते हैं मनी बिल या धन विधेयक क्या है। धन विधेयक ठीक है, किसमें है ये? आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, इसमें कौन से प्रोविजन आएंगे? सबसे पहले इसमें क्या क्या है? सबसे पहले तो है इसमें कोई टैक्स है, टैक्स का लगाना, इंपोजिशन ऑफ टैक्स, किसी टैक्स को समाप्त करना। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टैक्स है, किसी टैक्स को बदलना, परिहार ऑफ रिमिशन ऑफ टैक्स। ठीक है, अल्ट्रेशन ऑफ टैक्स, या फिर क्या है मतलब किसी भी टैक्स को रेगुलेशन, टैक्स का रेगुलेशन करना, यानी रेगुलेशन मतलब होता विनियमन करना कर का। ठीक है, तो क्या है द इंपोजिशन। तो सबसे पहला क्या है इसमें, कौन से आएंगे? ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट द इंपोजिशन। ठीक है, इंपोजिशन के बाद कौन सा आएगा? इंपोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन, ठीक है, एंड रेगुलेशन ऑफ ए टैक्स, ठीक है, यानी कर का लगाना। अबोलिशन होता उत्साधन या हटाना, लगाना, हटाना। ठीक है, परिहार करना, बदलना या विनियम करना, विनियमन करना। ठीक है, क्या करना? विनियमन करना। तो पहला काम क्या है? किसी भी कर को लगाना है, किसी भी कर को हटाना है, किसी भी कर को बदलना है, या किसी भी कर का रेगुलेशन करना है। वो प्रोविजन है जो किस में आएगा? वो मनी बिल में आएगा, और उसको क्या माना जाएगा? उसको धन विधेयक माना जाएगा। ठीक है, दूसरा है जो भारत सरकार जो पैसा उधार लेती है उसका रेगुलेशन करना। ठीक है, सेकंड क्या है यहां पे? सेकंड है द रेगुलेशन ऑफ बोरोविंग ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यानी केंद्र सरकार द्वारा लिए गए उधार का विनियमन। ठीक है, यानी उसको रेगुलेट करेगी कि पैसा कहां से लिया है, कैसे लिया है, किस पर्पज के लिए लिया है, उसको क्या करना हो। उसको अगर मतलब उधार, भारत सरकार जो उधार लेती है उसका अगर उससे रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन है वो भी मनी बिल में आता है। ठीक है, उसके बाद है जो भारत की संचित निधि है उसका ये क्या करती है? संरक्षण करती है, अभिरक्षण करती है। यानी ये क्या है? द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। थर्ड क्या है? द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत की संचित निधि का क्या करती है? परिरक्षण करती है। भारत की संचित निधि का परिरक्षण या अभिरक्षण। ठीक है, भारत की संचित निधि का अभिरक्षण करती है। अभिरक्षण का मतलब क्या होता है? जैसे इसके अंदर पैसा निकालना, ठीक है, इससे पैसा निकालना मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना, उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो किसमें आएंगे? वो आएंगे मनी बिल या धन विधेयक में, आर्टिकल 110 के तहत। ठीक है, उसके बाद क्या है?
कोई भी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई भी क्या है चार्ज, मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर को चार्ज करना, ठीक है। अगला क्या है, द एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम द एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी भारत की संचित निधि से जो व्यय है, भारत की संचित निधि से व्यय, ठीक है। और जो भारत की संचित निधि से अगर पहले से ही व्यय है, उस व्यय को बढ़ाना हो तो वो भी किस में आएगा, वो भी धन विधेयक या मनी बिल में आएगा, ठीक है। भारत की संचित निधि से कितना मतलब जो व्यय करना है, और वो अगर पहले से ही कोई व्यय किया हुआ है, उस व्यय को अगर और बढ़ाना है तो वो भी किस में आएगा, वो भी धन विधेयक में आता है, ठीक है। उसके बाद जो भारत की पब्लिक अकाउंट, जो पब्लिक अकाउंट है भारत का, और भारत की जो मतलब पब्लिक अकाउंट है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और पब्लिक अकाउंट है, उसमें अगर कोई धन, मतलब उसमें अगर कोई धन की प्राप्ति होती तो वो भी किस में आएगा, वो भी आता है किसमें, मनी बिल में। पांचवा क्या है, द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट इन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट, ठीक है। यानी इसको हिंदी में लिख लेना, जो भारत की लोकलेखा में, जो लोकलेखा में और जो भारत की संचित निधि का लेखा है, उसके अंदर कोई भी धन आता है तो वो भी किस में आता है, आर्टिकल 1110 के तहत, 110 के तहत मनी बिल में आता है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है, ठीक है, ये तो मैंने लिखवा दी, इनसे रिलेटेड कोई भी अगर प्रोविजन है तो सारे के सारे किस में आएंगे, वो मनी बिल या धन विधेयक में आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कौन से धन विधेयक में नहीं आते, मनी बिल में किन किन को हम काउंट नहीं करेंगे, यानी ये बोलेंगे कि ये मनी बिल में नहीं है। और उनका जो देखो, फाइनेंस वित्त का मतलब क्या है, पैसे से है, तो कुछ ऐसे भी पॉइंट है जिसका मतलब तो पैसे से है, लेकिन वो फाइनेंशियल बिल या मनी बिल में नहीं आते, ठीक है। तो उनको भी देखते हैं, अपवाद कौन से हैं। अपवाद है एक तो, सबसे पहले तो क्या अपवाद है, अगर कोई फाइन लगाया गया है और कोई पेनल्टी लगाई गई है तो वो क्या है, वो किस में नहीं आएंगे, वो मनी बिल में नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है अगर कोई लाइसेंस फीस है तो वो भी किस में नहीं आएगी, वो भी मनी बिल में नहीं आएगी। तीसरा है अगर कोई स्थानीय निकाय के द्वारा, स्थानीय सरकार के द्वारा, लोकल बॉडीज के द्वारा कोई टैक्स इंपोज किया जाता है तो वो भी किस में नहीं आएगा, मनी बिल में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन लिख लो इसके, अपवाद मतलब नॉट टू बी मनी बिल, मनी बिल यानी धन विधेयक नहीं होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। कौन से है, पहला तो मैंने क्या बताया, कोई फाइन लगाया जाता है, कोई पेनल्टीज लगाई जाती है, ठीक है, कोई मतलब फाइन या कोई पेनल्टीज अगर लगाई जाती है तो क्या है, धन विधेयक में नहीं होगा, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा मैंने ये बताया था कि अगर लाइसेंस फीस कोई ली जाती है उससे रिलेटेड प्रोविजन है। सेकंड है लाइसेंस फीस का कोई प्रोविजन है, ठीक है, लाइसेंस फीस का कोई प्रोविजन है, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं अनुज्ञप्ति शुल्क, आप लाइसेंस ही रख लेना याद, हिंदी में इसको ऐसे ही बोलते हैं, ये जुर्माना हो गया, ठीक है। इनसे रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन है। और तीसरा क्या है, तीसरा है टैक्स इंपोजिशन, टैक्स को लगाना हो,
कर लगाना, साथ में लिख रहा हूं हिंदी में मैं, ठीक है। या मतलब क्या करना हो, अबोलिशन समाप्त करना हो, हटाना हो, रिमिशन परिहार करना हो, या उसका क्या करना हो, और रेगुलेशन यानी विनियम करना हो। और ये किसके द्वारा, ये बाय लोकल बॉडीज, बाय लोकल बॉडीज फॉर लोकल पर्पजेज, लोकल पर्पज यानी जो स्थानीय निकाय के द्वारा, स्थानीय निकाय द्वारा, ठीक है, स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय उद्देश्य के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन है वो मनी बिल में नहीं आएंगे, ठीक है। इनको याद रखना। कोई फाइन पेनल्टी लगाई गई है उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन है, कोई लाइसेंस फीस या लाइसेंस शुल्क से संबंधित कोई भी अगर प्रोविजन है, या कोई प्रोविजन है जो केंद्र स्थानीय सरकार द्वारा, स्थानीय सरकार मतलब जैसे लोकल बॉडीज होती है, लोकल बॉडीज में ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, इनके द्वारा अगर कोई टैक्स लगाया जाता है किसी लोकल पर्पज के लिए, ठीक है, कोई स्थानीय मतलब महत्व के लिए टैक्स को लगाना, हटाना, उसका बदलना या उसको रेगुलेट करना, इन चीजों से संबंधित अगर कोई प्रोविजन है तो वो भी किस में नहीं आएगा, वो भी है मनी बिल में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने जब लोकसभा पढ़ा था और ये भी बताया था कि मनी बिल है जो उसको प्रमाणन कौन करता है, उसका प्रमाणित कौन करता है, उसका डिसीजन कौन करता है, तो कौन करता है उसका डिसीजन किया जाता है किसके द्वारा, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, ठीक है। तो देखते हैं जो मनी बिल है, धन विधेयक है, इसका डिसीजन कौन करता है, या इसको सर्टिफाई कौन करता है, यानी निर्णय कौन लेता है इसके ऊपर ये धन विधेयक है या नहीं, या इसको प्रमाणन कौन करता है, इसका प्रमाणित कौन करता है, तो बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या लोकसभा स्पीकर द्वारा, अध्यक्ष द्वारा। और जो इनका डिसीजन होता है ये क्या है, फाइनल होता है, डिसीजन ऑफ स्पीकर क्या होता है, फाइनल होता है, अंतिम होता है, ठीक है। स्पीकर का निर्णय, स्पीकर का निर्णय क्या होता है, अंतिम होता, फाइनल होता, यानी जो अगर किसी भी विधेयक को ये बोल दे स्पीकर की ये धन विधेयक नहीं है तो उसको फिर कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती कि इन्होंने धन विधेयक नहीं माना इस विधेयक को। जैसे आधार का जो विधेयक था, आधार बिल था, उसको धन विधेयक के तौर पे पास किया गया था, ठीक है, ताकि जो स्पीकर ने बोल दिया धन विधेयक है फिर उसको आसानी से पास किया जा सके, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। मैंने लोकसभा का जब स्पीकर का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें भी ये बात बताई थी कि जो धन विधेयक है वो किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है, वो धन विधेयक प्रमाणित किया जाता है लोकसभा के स्पीकर द्वारा, और जो लोकसभा का स्पीकर का फैसला होता है वो क्या होता है, अंतिम होता है या फाइनल होता है, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं इससे संबंधित और क्या प्रोविजन है। इससे संबंधित जो प्रोविजन है, मनी बिल से संबंधित प्रोविजन है, तो मैंने जब लोकसभा पढ़ा था तब भी मैंने बताया था कि जो सबसे पहले है मनी बिल है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो सबसे पहला क्या है, कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है, केवल लोकसभा में रखा जा सकता है, लोकसभा में रखा जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा, ओनली बाय मिनिस्टर, यानी केवल मंत्री द्वारा,
और केवल जो मंत्री द्वारा रखा जाता है वो कौन सा होता है, वो गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल होता है। ये क्या है, मतलब पब्लिक बिल है या गवर्नमेंट बिल है, यानी सरकारी विधेयक है, सरकारी विधेयक है। ठीक है, क्या है ये, सरकारी विधेयक है। और सरकारी विधेयक है ये, ठीक है। उसके बाद जो मनी बिल है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ रखा जाता है। ठीक है, और कैसे रखा जाता है, इंट्रोड्यूस्ड विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ लोकसभा में रखा जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ रखा जाता है, कहां, लोकसभा में। ठीक है, यानी राष्ट्रपति उसको पहले अनुमति देंगे कि आप इसको रख सकते हो या नहीं। ठीक है, और जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ रखा जाता है, तो फिर जब ये राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए जाता है, राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापिस नहीं कर सकते। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन। ठीक है, यानी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापिस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, वापिस नहीं कर सकते। तो धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की एक शक्ति क्या हो जाती है, यहां पे कम हो जाती है, यानी वो पुनर्विचार के लिए इसको वापिस नहीं कर सकते। ठीक है, और जो धन विधेयक के मामले में देखो लोकसभा में रखा जाता है, लोकसभा का स्पीकर के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। राज्यसभा के पास क्या है, लिमिटेड सी पावर होती है, यानी राज्यसभा हैज restricted powers related to money bill। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां सीमित है, राज्यसभा की शक्तियां सीमित है। ठीक है, राज्यसभा की शक्तियां क्या है, सीमित है। यानी एक सबसे पहली शक्ति तो यह है, राज्यसभा में धन विधेयक रखा ही नहीं जा सकता। दूसरी क्या बताई मैंने, सिर्फ और सिर्फ जो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा इसको प्रमाणित किया जाता है कि यह धन विधेयक है या नहीं। और अभी बाकी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर राज्यसभा की शक्तियां सीमित है तो कौन सी शक्तियां हैं राज्यसभा के पास। अब ये देखते हैं, कोई विधेयक है जो लोकसभा में आया, लोकसभा में पास होने के बाद अगर राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा उसके ऊपर क्या क्या एक्शन ले सकती है, उस चीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो राज्यसभा है, राज्यसभा के पास मैंने बता दिया कि लिमिटेड सी पावर है, यानी सीमित शक्तियां हैं धन विधेयक के मामले में। और अगर सीमित शक्तियां तो कौन सी सीमित शक्तियां हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखें राज्यसभा, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट द बिल, कैन नॉट रिजेक्ट, अस्वीकार नहीं कर सकती, अस्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, अस्वीकार नहीं कर सकती, क्या कर सकती है, ओनली कैन अमेंड, सिर्फ और सिर्फ संशोधन कर सकती है, संशोधन
कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। सॉरी, कैन नॉट अमेंड, कैन नॉट अमेंड संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन भी नहीं कर सकती। ठीक है, बट रिकमेंड फॉर अमेंडमेंट, रिकमेंड फॉर अमेंडमेंट यानी संशोधन का सुझाव दे सकती है। उनके पास पावर नहीं है कि वो संशोधन करे, लेकिन वो संशोधन का सुझाव तो दे सकते हैं। यानी लेकिन संशोधन का सुझाव दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संशोधन का सुझाव दे सकते हैं। बट, एक और बट, रिकमेंडेशंस आर नॉट बाउंड टू लोकसभा, यानी जो सुझाव है, परंतु लेकिन सुझाव लोकसभा पर बाध्यकारी नहीं है। जरूरी नहीं है कि लोकसभा उन सुझावों को माने, लोकसभा चाहे तो माने, लोकसभा चाहे तो ना माने। यानी क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ वो सुझाव दे सकती है, वो संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, क्या नहीं कर सकती? वो संशोधन नहीं कर सकती। और अगर 14 दिन के अंदर लोकसभा इसको पास नहीं करती, ठीक है, आगे क्या है, राज्यसभा, सॉरी, राज्यसभा कैन नॉट होल्ड for more than 14 days, for more than 14 days, राज्यसभा धन विधेयक को, राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा क्या नहीं कर सकती? रोक नहीं सकती इसको, धन विधेयक को। अगर 14 दिन से ज्यादा रोकती है तो फिर क्या है, वो राज्यसभा में पास मान लिया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में क्या है, पास मान लिया जाता है। ठीक है, और मतलब उसके बाद और क्या है, जो धन विधेयक या मनी बिल है, ये देख लिया राज्यसभा क्या क्या कर सकती है। वो अस्वीकार नहीं कर सकती, वो संशोधन नहीं कर सकती, वो संशोधन का सुझाव दे सकते हैं। जो सुझाव दिए गए हैं वो लोकसभा के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। लोकसभा अगर चाहे तो वो सुझाव है जो संशोधन के, वो माने, चाहे तो ना माने। ठीक है, और राज्यसभा है 14 दिन के अंदर उसको क्या कर, 14 दिन से ज्यादा धन विधेयक को रोक नहीं सकती। अगर 14 दिन से ज्यादा रोक सकती है तो फिर ये मान लिया जाता है कि जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में पास हो गया, पारित हो गया, उसको स्वतः पारित मान लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। और है जो धन विधेयक के मामले में ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। अगर धन विधेयक के मामले में ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है, क्योंकि देखो अगर 14 दिन से ज्यादा होल्ड करती है तो राज्यसभा में तो पास ही मान लिया जाएगा। और अगर राज्यसभा में पास मान लिया जाता है, लोकसभा में पहले से ही पास हो गया, राज्यसभा के पास जाता है, तो फिर कोई औचित्य ही नहीं बचता। जो संयुक्त बैठक है या ज्वाइंट सीटिंग है। यानी नेक्स्ट क्या है, नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। और क्या है, अगर जो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है और जो अगर मान लो कि कोई भी धन विधेयक लोकसभा में पास नहीं होता तो फिर सरकार को रिजाइन देना होता है। ठीक है, इफ मनी बिल इज नॉट पास्ड बाय लोकसभा, यानी यदि धन विधेयक लोकसभा के द्वारा पारित न किया जाए, लोकसभा में
पारित न हो तो क्या है, गवर्नमेंट हैव टू रिजाइन। सरकार को त्याग पत्र देना होगा। सरकार मतलब मंत्रिपरिषद को, सरकार को त्याग पत्र, क्योंकि सरकार को त्याग पत्र इसलिए देना होगा, उन्हीं के द्वारा लाया गया विधेयक, उन्हीं के मंत्री के द्वारा लाया गया विधेयक अगर लोकसभा में ही पारित ना हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो सरकार सदन में अपना बहुमत खो चुकी है, और सदन में अपना बहुमत खो चुकी है तो इसका मतलब है फिर वो क्या है, सरकार को त्याग पत्र देना होगा, यानी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये था मनी बिल या धन विधेयक आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में। अब आगे हम देखते हैं फाइनेंस बिल टाइप 1, आर्टिकल 117 क्लोज 1। क्या है अगला, फाइनेंस बिल क्लोज 1, सॉरी फाइनेंस बिल टाइप 1। तो अगला हम देखते हैं फाइनेंस बिल टाइप 1। आर्टिकल किसमें है ये, 117 क्लोज 1 में, अनुच्छेद 117 क्लोज 1 में। ठीक है, वित्त विधेयक प्रकार 1, इसमें देखते हैं ये दो एस्पेक्ट्स में मनी बिल के जैसा है, यानी सिमिलर टू मनी बिल इन टू एस्पेक्ट्स। इन टू एस्पेक्ट्स, ठीक है, दो बातों में क्या है, मनी बिल के जैसा है, दो बातों में धन विधेयक जैसा, धन विधेयक जैसा है। ठीक है, कौन सी दो बातें हैं, एक तो जो फाइनेंस बिल टाइप 1 है ये मतलब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ ही रखा जाता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस विद प्रायर परमिशन ऑफ, इंट्रोड्यूस्ड विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ रखा जाता है, ये भी पूर्व अनुमति के साथ। पीछे हमने देखा जो लोकसभा सॉरी जो धन विधेयक या मनी बिल है वो भी किसकी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ रखा जाता था, और ये भी क्या है, जो फाइनेंस बिल टाइप 1 है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ रखा जाता है। और दूसरा क्या है, ये इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, ओनली इन लोकसभा, केवल लोकसभा में रखा जाता है, केवल लोकसभा में रखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ किस में रखा जाता है, मतलब ये नहीं कि मनी बिल टाइप 1 है इसको राज्यसभा में रख दे, नहीं, रखा जाता है लोकसभा में, लेकिन उसके बाद ये राज्यसभा में भी जाता है। ठीक है, तो दो बातें क्या है, दो एस्पेक्ट्स में ये मनी बिल धन विधेयक जैसा है। पहला है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ रखा जाता है, और दूसरा क्या है, ये केवल लोकसभा में रखा जाता है। ठीक है, अब मतलब केवल लोकसभा में रखा जाता है, एक मिनट रुकना, ठीक है, केवल लोकसभा में रखा जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है ये जो धन विधेयक है इससे संबंधित और क्या है, और है जो दोनों सदन है, एक मिनट रुकना, जो दोनों सदन है, दोनों सदनों के पास क्या है, समान पावर होती है, और साधारण विधेयक की तरह इसको पास कर लिया जाता है। ठीक है, इसी तरह साधारण विधेयक की तरह पास कर लिया जाता है। एक मिनट होल्ड रखना।
ठीक है। तो यानी क्या है, जो धन विधेयक है वो किसकी तरह, साधारण विधेयक की तरह पास कर लिया जाता है। यानी क्या है, फाइनेंस बिल 1 पासिंग इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी बिल, यानी साधारण विधेयक की तरह पास कर लिया जाता है। साधारण विधेयक की तरह क्या कर लिया जाता है, ये पारित कर लिया जाता है। और जो दोनों सदन है वो क्या है, मैंने बताया दोनों के दोनों सदन, बोथ हाउसेज हैव इक्वल पावर, बोथ द हाउसेज हैव इक्वल पावर, दोनों सदनों के पास समान शक्ति होती है या बराबर शक्ति होती है पास करने के मामले में। ठीक है, समान शक्ति होती है। वहां पे जो धन विधेयक था वहां पे राज्यसभा के पास क्या थी, ज्यादा शक्ति थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है, लोकसभा के पास यहाँ पे इतनी शक्ति ज्यादा है कि जो फाइनेंस बिल टाइप 1 है केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। ठीक है, किसमें, केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। लेकिन उसके बाद जो आगे की प्रोसेस होती है उसमें दोनों सदनों के पास समान शक्ति होती है। ठीक है, और राज्यसभा है वह देखो धन विधेयक है जो उसको राज्यसभा क्या कर सकती थी, अमेंड, जो राज्यसभा है जो धन विधेयक था उसको क्या नहीं कर सकती थी, रिजेक्ट नहीं कर सकती थी, अमेंड नहीं कर सकती थी। लेकिन यहां पे क्या है, कैन अमेंड, इसमें संशोधन भी कर सकती है, संशोधन कर सकती है। कैन रिजेक्ट यानी अस्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। धन विधेयक है उसमें ना तो संशोधन कर सकती थी और ना ही अमेंडमेंट कर सकती थी, अमेंडमेंट का सुझाव दे सकती थी। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज कर सकती है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो देखो ये सारे के सारे तो क्या है, जो साधारण विधेयक वाली बातें हैं। सिर्फ यहाँ पे जो लोकसभा के पास इतनी शक्ति ज्यादा है, ये आप याद रखना कि लोकसभा में ही रखा जाता है। ठीक है, और तो बाकी समान है, संशोधन भी कर सकता है राज्यसभा अस्वीकार भी कर सकता है, ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रावधान है। ठीक है, तो ये था फाइनेंस बिल टाइप 1, आर्टिकल 117 क्लोज 3। आगे है फाइनेंस बिल टाइप 2। फाइनेंस बिल टाइप 2 वित्त विधेयक प्रकार 2 में क्या है, वो इससे भी सिंपल है। मतलब इसमें तो देखो कि जो लोकसभा में रखा जाता है, लेकिन वो क्या है, वो इससे भी सिंपल है, वो एक बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह है। यहाँ पे तो कुछ एस्पेक्ट्स थे जो डिफरेंट थे, जैसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ रखा जाता है और सिर्फ लोकसभा में रखा जाता है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही जो सिंपल साधारण विधेयक है उसकी तरह है। ठीक है, यानी फाइनेंस बिल टाइप 2। और यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 117 क्लोज 3। तो ये क्या है, पासिंग सिमिलर टू किसके समान, ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक की तरह पारित, साधारण विधेयक की तरह क्या है, इसको पारित किया जाता है। और लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब इसमें सदन में चर्चा होती है तो राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। ठीक है, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, permission of president before the consideration of in houses, before the consideration in houses, in the houses। ठीक है, यानी सदनों में चर्चा से पहले, सदनों में चर्चा से पहले राष्ट्रपति की अनुमति, पूर्व अनुमति लेनी है, होती है।
लेनी होती है। ठीक है, देखो धन विधेयक और जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 था वहां पे तो सदन में रखने के लिए ही, लेकिन यहां पे बिना अनुमति के रख दिया जाता है। उसके बाद चर्चा से पहले, ठीक है, यानी विचार करने से पहले या पारित करने से पहले, चर्चा से पहले क्या, बिफोर कंसिडरेशन, ठीक है, चर्चा से पहले क्या करना होता है, चर्चा से पहले इसके ऊपर राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है कि राष्ट्रपति जी आप हमें मतलब अनुमति दीजिए कि हम इसके ऊपर चर्चा कर सके। यहां लिख लेना नोट, प्रायर परमिशन फॉर इंट्रोडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसे लिख लो, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इंट्रोडक्शन इन द हाउसेज, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इंट्रोडक्शन in the houses is not required। हिंदी में इसको लिखोगे कि सदन में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। ठीक है, साधारण विधेयक से की तरह पारित होता मतलब दोनों सदनों में रखा जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों सदनों के पास बराबर शक्ति होगी, दोनों सदनों के पास बराबर शक्ति है, तो इसका मतलब वहां पे ज्वाइंट सीटिंग का भी फिर प्रावधान होगा। ठीक है, प्रोविजन होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो मेन जो पॉइंट यहाँ पे यही है कि प्रायर परमिशन के साथ जो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 जो वित्त विधेयक प्रकार 2 आता, आर्टिकल 117 क्लोज 3 के तहत अगर उसके ऊपर सदन में चर्चा करनी है तो चर्चा करने से पहले, पारित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, लेकिन सदन में रखने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को आप याद रखना। बाकी ऑर्डिनरी बिल जो साधारण विधेयक होता है, हमने पढ़ा था, उसी की तरह होता है। ठीक है, तो ये थी जो फाइनेंशियल बिल है या साधारण विधेयक है, संसद में कैसे पास किए जाते हैं, उनसे संबंधित क्या प्रावधान हमारे संविधान में है, क्या प्रोविजंस हैं, वो चीजें हमने आज की क्लास में देखी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक, जो पार्ट 20 यानी भाग 20 में है और आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में है। और उसके बाद फिर एक क्लास में हम देखेंगे जो 4 विधेयक हैं, 3 विधेयक तो ये हो गए, मतलब ऑर्डिनरी बिल है, एक तो ऑर्डिनरी बिल हो गया, ठीक है, उसके बाद एक मनी बिल हो गया, एक फाइनेंस बिल है टाइप 1 टाइप 2, तो उनको हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इनकी। ठीक है, ऐसे करेंगे जैसे यहाँ पे तो कंटेंट हो जाएगा, उसके बाद मनी बिल हो जाएगा, उसके बाद सॉरी ऑर्डिनरी बिल हो जाएगा, पहले मनी बिल हो जाएगा, उसके बाद फाइनेंस बिल है, उसके टाइप 1 और टाइप 2 को देखेंगे, और साथ में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो, इनकी फिर एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम, इसका मतलब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। एक बार तो आपने पूरा डिटेल में इनको पढ़ लिया, फिर पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट करेंगे, कैसे, जैसे इंट्रोड्यूस्ड इन किसमें रखा जाता है, ये दोनों सदनों में, ये लोकसभा में, जो टाइप 1 है लोकसभा में, टाइप 2 है दोनों सदनों में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है दोनों सदनों में, ऐसे इसको मतलब। उसके बाद जैसे आगे यहाँ पे लिखेंगे कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत है या नहीं, तो साधारण विधेयक में नहीं है, धन विधेयक में है, टाइप 1 में है, टाइप 2 में नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी नहीं है, ऐसे देखेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे एक जो एक क्लास है, अगली क्लास में तो हम करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सभी की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ताकि आपके सामने जो क्रिस्टल क्लियर हो जाए इन चीजों का, और आप एक टेबल के साथ ही आप चारों के चारों विधेयक को पढ़ सको, ताकि रिवीजन के समय आपके बहुत ज्यादा उपयोगी आपके लिए वो साबित हो। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, और सभी चीजों को नोट जरूर करना आप। मैं एक बार फिर ये आपको सुझाव दे रहा हूं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, और जो बच्चे प्रिपरेशन करने हैं उनके पास भी वीडियो को शेयर करके आप उनकी हेल्प करने का काम करना, क्योंकि निःशुल्क बिल्कुल फ्री में हम आपको क्वालिटी कंटेंट बाइलिंगुअल प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हो सके जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को इस चीज का बेनिफिट मिल सके, इसके लिए आप शेयर जरूर करते रहना वीडियो को, और जो हमारा चैनल है इसका लिंक भी आप शेयर करते रहना, और कमेंट में बताना कि जो हमारी पॉलिटी की सीरीज है वो आपको कैसी लग रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है।
और आज जो फाइनेंस बिल है उसमें मनी बिल पढ़ा और फाइनेंस बिल टाइप 1 टाइप 2 पढ़ा, ये क्लास आपको कैसी लगी? और इस चैनल पे आप इतना प्यार बनाए हुए हो, इतना समर्थन दे रहे हो, इतना सहयोग दे रहे हो, इस प्यार प्रेम और समर्थन सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।